आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। खबर है कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर शराबबंदी में ढील देने की मांग की है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। जीतन राम मांझी ने एक बार फिर शराबबंदी में ढील देने की मांग की है और इस बार ये बात तब कही जब सीएम नीतीश कुमार के साथ कई मंत्री उनकी लिट्टी पार्टी में पहुंचे थे। कभी थोड़ी थोड़ी पीने की छूट देने की मांग करने वाले जीतन राम मांझी ने इस बार गुजरात मॉडल का हवाला दे दिया। मांझी ने कहा कि जिस तरह गुजरात में परमिट के साथ शराब मिलती है, उसी तरह बिहार में भी परमिट के साथ शराब मिलनी चाहिए। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। परिवर्तन में समीक्षा की बात हम कहा करते हैं। समीक्षा हो, जैसे आज गुजरात मॉडल है ना, गुजरात में भी तो है शराबबंदी, तो वहाँ इस प्रकार की बातें तो नहीं हो पा रही है। सब जगह लिमिट है, कहीं जरूरत है तो उसको शराब मिल जाता है बाज़ाब्ता परमिट के साथ। तो उसी तरह से यहाँ भी हो, और ऐसे करने में होता है कि लोग आनंद फानन में शराब बनाता है और विषैली शराब बन जाती है, जिससे लोग पी करके मर जाता है। अगर चाह रहे कि परमिट के साथ यहाँ मिल, हाँ, परमिट के साथ हो, जिससे गुजरात मॉडल, हाँ गुजरात मॉडल में जैसे चलता है उस तरह से शुरू करें। परिवर्तन में समीक्षा की बात हम कहा करते हैं। समीक्षा हो, जैसे आज गुजरात मॉडल है ना, गुजरात में भी तो है शराबबंदी, तो वहाँ इस प्रकार की बातें तो नहीं हो पा रही है। सब जगह लिमिट है, कहीं जरूरत है तो उसको शराब मिल जाता है बाज़ाब्ता परमिट के साथ। तो उसी तरह से यहाँ भी हो, और ऐसे करने में होता है कि लोग आनंद फानन में शराब बनाता है और विषैली शराब बन जाती है, जिससे लोग पी करके मर जाता है। अगर चाह रहे कि परमिट के साथ यहाँ मिल, हाँ परमिट के साथ हो, जिससे गुजरात मॉडल, हाँ गुजरात मॉडल में जैसे चलता है उस तरह से शुरू करें। चलिए इस खबर को समझिए कि मांझी जिस गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं, जो बात मांझी कर रहे हैं वो क्या है। गुजरात में स्वास्थ्य कारण बताकर शराब पीने की परमिट ले सकते हैं। परमिट लेकर शराब पी सकते हैं, पिला सकते हैं। बाहर से आए पर्यटक भी गुजरात में शराब पी सकते हैं और शराब के लिए हेल्थ परमिट के लिए उम्र कम से कम 40 साल होनी चाहिए। हर महीने की कमाई कम से कम 25,000 रुपए होनी चाहिए। दोनों शर्तें अगर पूरी होती हैं तो शराब के लिए परमिट यहां मिल सकती है। सिविल अस्पताल से चेक करने के बाद यह परमिट बनती है और परमिट बनने के बाद तय मात्रा में ही शराब मिलती है, जिसका जिक्र, गुजरात मॉडल का जिक्र मांझी कर रहे थे। बोधगया में हिरासत में ली गई चीनी महिला से पूछताछ में खुलासा हुआ कि वो दलाई लामा की जासूसी नहीं बल्कि वीजा पर तय समय से ज्यादा वक्त से भारत में रह रही थी। वीजा नियमों के उल्लंघन के आरोप पर अब उस पर कार्रवाई की जा रही है। मामला देखिए इस रिपोर्ट में। गया से पकड़ी गई संदिग्ध चीनी महिला पर वीजा नियमों के उल्लंघन का आरोप है। पुलिस की कड़ी पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि वो दलाई लामा की जासूसी नहीं कर रही थी, बल्कि वीजा नियमों का उल्लंघन कर लंबे समय से भारत में रह रही थी। हिरासत में ली गई महिला से पासपोर्ट से जुड़े दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। पहले यह बताया जा रहा था कि वो दलाई लामा की जासूसी कर रही है, लेकिन जांच के बाद यह पता चला कि चीनी महिला मिस सांग अपने निर्धारित अवधि से अधिक समय से भारत में रुकी हुई है। एडीजी हेडक्वार्टर ने जानकारी दी है कि मामला ओवर स्टे का है। अभी जो सूचना मिल रही है उसके आधार पर FRRO कोलकाता ने उनके द्वारा इसका वीजा कैंसिल कर दिया है। हालांकि वीजा 2024 तक वैलिड था। चूंकि ये ओवर स्टे का आरोप इन पर है और इनके द्वारा नियमानुकूल जो है अवधि में भारत से बाहर प्रस्थान नहीं किया गया, ओवर स्टे में ये भारत में बनी रही, इसी आरोप में इनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए वीजा कैंसिल किया गया है और इनको डिपोर्ट करते हुए लीव इंडिया का नोटिस किया गया है। पुलिस की पूछताछ में मिली जानकारी के मुताबिक चीन की महिला मिस सांग 19 अक्टूबर 2019 को भारत आई। बोधगया आने के बाद जनवरी 2020 में नेपाल चली गई। जनवरी 2020 में ही हिमाचल के धर्मशाला में ठहरी थी और दिसंबर 2022 में फिर चीनी महिला बोधगया पहुंची थी। वीजा नियमों का उल्लंघन करने पर अब आरोपी चीनी महिला पर कार्रवाई की जा रही है। उसके पासपोर्ट को कोलकाता के फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस की ओर से कैंसिल कर दिया गया है और उस पर आजीवन भारत के दौरे पर बैन भी लगने वाला है, क्योंकि नियम कहता है कि वीजा का समय 4 साल तक रहता है।
एक बार में 90 दिनों तक ही रहा जा सकता है। वीजा नियमों का उल्लंघन करने पर यात्री को ब्लैक लिस्ट किया जाता है। संबंधित देश की यात्रा करने पर आजीवन बैन लगाया जाता है। न्यूज 18 के लिए गया से एलन लिली के साथ पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। दरअसल बोधगया में पहले चीनी महिला जासूस होने की खबर आई थी और पुलिस की तरफ से चीनी महिला का स्केच जारी किया गया था। पूछताछ जब शुरू हुई तो चीन की महिला ने अलग ही बात को कबूला। महिला पर वीजा नियमों के उल्लंघन का आरोप है, तय समय से ज्यादा वक्त तक रहने का आरोप है, इस स्थान पर लगा है ये गंभीर आरोप। और यहां समझने वाली बात है कि वीजा नियमों पर लापरवाही पर कड़े नियम बनाए गए हैं। इसके तहत पहले आरोपी महिला का वीजा कैंसिल किया गया, भारत की यात्रा करने पर आजीवन बैन लगाया गया। दिल्ली के फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस में महिला की हाजिरी होगी और ऐसे नियमों को लेकर सरकार बेहद सख्ती से पेश आती है। आगे बढ़ते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने गया में बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने महाबोधि मंदिर में पूजा की। उन्होंने गया में सुविधाएं बढ़ाने की बात कही। सीएम नीतीश ने कहा कि दलाई लामा के प्रति उनके मन में बहुत आदर है, जो हमेशा बना रहेगा। सीएम नीतीश कुमार के पूजा प्रार्थना की ये तस्वीर बोधगया की है। सीएम नीतीश कुमार महाबोधि मंदिर पहुंचे और मंदिर के गर्भगृह में पूजा अर्चना करने के साथ ही पवित्र बोधि वृक्ष का भी परिभ्रमण किया। इसके पहले बोधगया पहुंचते ही मुख्यमंत्री ने बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा से तिब्बत मंदिर जाकर मुलाकात की और उनका आशीर्वाद भी लिया। सीएम ने कहा कि उनसे हमारा मधुर संबंध है। कोरोना के कारण पिछले साल वे नहीं आए थे। इस बार जैसे ही दलाई लामा जी यहाँ आए, मैं उनका दर्शन करने चला आया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पटना में बुद्ध दर्शन संग्रहालय बनवा रहे हैं, उसमें उद्घाटन परम पावन दलाई लामा जी ही करेंगे। इसके लिए निमंत्रण भी दिया गया है। लेकिन यहाँ पर भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसके चलते इस जगह का जो महत्व, और आप जानते हैं कि बुद्धिज्म को मानने वाले लोग कितनी बड़ी संख्या में लोग थे। तो ये सब देखते हुए फिर से हम लोग तो कोशिश कर ही रहे हैं पूरे तौर पर, तो आते ही हैं लोग और बड़ा अच्छा लगता है, बहुत खुशी की बात होती है। तो हम लोग तो आते ही न हैं, और दलाई लामा जी तो मिलते ही रहे ना। दलाई लामा जी तो महाराज का आश्रम कितना बड़ा, आप जानते ही नहीं है पटना में कितना कार्यक्रम करा, अभी भी उनको हम कह दिए। अभी हाल ही में बोधगया में देखी गई एक चीनी महिला का पुलिस ने स्केच जारी किया था, जिसके बाद से कई सवाल उठे थे। ऐसी खबरों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दलाई लामा से मुलाकात बेहद खास हो जाता है। न्यूज 18 के लिए गया से एलन लिली की रिपोर्ट। खबर समझिए कि दलाई लामा से नीतीश की मुलाकात के मायने क्या हैं। दरअसल पहले यह खबर आई कि बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा की जासूसी हो रही है और बाद में आरोपी चीनी महिला से का जो ये मामला था वो वीजा से जुड़ गया। सीएम नीतीश कुमार ने दलाई लामा से बोधगया में मुलाकात की और बौद्ध धर्मगुरु से नीतीश कुमार ने आशीर्वाद लिया। उनसे काफी देर तक बातचीत हुई, मुलाकात हुई, संदेश दिया कि उनकी सुरक्षा को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। समझने वाली बात यह है कि सीएम नीतीश कुमार का दलाई लामा के प्रति काफी स्नेह है। कोरोना के कारण दलाई लामा पिछले साल नहीं आए थे और इस बार जैसे ही दलाई लामा आए तो नीतीश कुमार उनसे मिलने पहुंच गए। पटना में बुद्ध दर्शन संग्रहालय का निर्माण कराया जा रहा है और इसके उद्घाटन के लिए दलाई लामा को नीतीश कुमार ने निमंत्रण दिया है। एक तरफ पुलिस और आबकारी विभाग अवैध शराब के अड्डों पर छापेमारी कर रही है, दूसरी तरफ शराब से मौत की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। परिजनों ने पुलिस पर दबाव डालकर बगैर पोस्टमार्टम के ही अंतिम संस्कार कराने का आरोप लगा दिया है और प्रशासन की इधर दलील है कि मौत बीमारी से हुई। जमीन पर पड़ा ये शव हीरालाल राम का है। हीरालाल यूं ही नहीं मरा, उसे मारा है जहरीली शराब ने। ये हम नहीं कह रहे, ऐसा कहना है हीरालाल के घर वालों का। शराब पीने से मौत हो गई। कहाँ मिली थी शराब? यही गांव में मिली थी, पिपरा धिरोली में। यहाँ शराब बनती है, बिकती है? शराब यहाँ बहुत भारी मात्रा में बनती है। कैसे आपको जानकारी मिली, कब पिए थे शराब? प्रतिदिन लोग यहाँ पर पीता है तो जानकारी इसमें का लेने की बात है। बगहा के लौकरिया थाना क्षेत्र के पीपरा धिरौली का रहने वाला था हीरालाल राम।
घर वालों की माने तो गांव में सरेआम शराब बिकती है। हीरालाल ने भी वही शराब पी थी, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। घर वाले इलाज के लिए अस्पताल लेकर भागे, लेकिन उसकी जान बच ना सकी। हीरालाल की मौत का असली सच क्या है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये जरूर एक कड़वा सच है कि शराबबंदी के बावजूद बिहार में जहरीली शराब से मौत का सिलसिला बदस्तूर जारी है। क्यों नहीं थम रहा शराब से मौत का सिलसिला, उसको समझने के लिए ये कुछ तस्वीरें देख लीजिए। शराब के खिलाफ अभियान लखीसराय, मधुबनी और वैशाली जिले में चलाई गई और इन तीनों जगहों पर अवैध देसी शराब की बड़ी बड़ी खेप पकड़ी गई। लखीसराय में पुलिस ने नीमा गांव के बाहरी इलाके में छापेमारी की और 2000 लीटर से ज्यादा जावा महुआ और देसी शराब को नष्ट किया। साथ में शराब के एक धंधेबाज को गिरफ्तार भी किया। मधुबनी में भी नए साल के पहले पुलिस ने शराब तस्करों का मंसूबा विफल कर दिया। पुलिस ने झंझारपुर अनुमंडल के भैरव स्थान थाना क्षेत्र, भेजा और मधेपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी की और शराब के अड्डों को ध्वस्त कर दिया। शराब की बड़ी खेप वैशाली में भी मिली। उत्पाद विभाग की कार्रवाई में 2 दिनों के अंदर देशी शराब की 31 भट्टियां ध्वस्त की गई। करीब 32,000 किलो अर्धनिर्मित शराब और 600 लीटर से अधिक तैयार शराब को मौके पर ही नष्ट किया गया। जब तक बिहार में शराब मिलने का सिलसिला नहीं थमता, तब तक शराब से मौतों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शराब से हो रही मौत के मायनों को समझिए। दरअसल शराबबंदी के बीच लगातार शराब मिलने और पीने का मामला सामने आ रहा है। लगा कि हीरालाल राम की संदिग्ध मौत को शराब से जोड़कर देखा जा रहा है। परिजनों ने शराब पीने से मौत की बात कही। इधर प्रशासन पर गंभीर आरोप परिजनों की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि बगैर पोस्टमार्टम के शव का अंतिम संस्कार किया गया और ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। समझने वाली बात यह है कि प्रशासन ने हीरालाल की मौत की वजह बीमारी बता रहा है और आमतौर पर प्रशासन शराब से मौत की वजह नहीं मानता। प्रशासन की दलील है कि शराबबंदी में शराब मिलती नहीं है, लेकिन हकीकत में ऐसी कई मामले आते हैं जहां लोग शराब पीकर जान देते हैं। हाल ही में सारण शराब कांड का मामला इसका सबसे ताजा उदाहरण है। पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में सारण में हुई शराब कांड के बाद शराब तस्करों ने तस्करी का जो एक ट्रेंड है उसे बदल दिया है। नए साल के जश्न को मनाने के लिए यूपी से शराब माफिया नए नए तरीके से शराब की खेप भेज रहे हैं, लेकिन पुलिस और उत्पाद विभाग की चुस्ती इन तस्करों को गिरफ्तार कर उनके मंसूबे को नाकाम कर रही है। गोपालगंज के यूपी बिहार चेकपोस्ट से आई कुछ तस्वीरें आपके लिए। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है। शराब बेचना, पीना और शराब की तस्करी करना कानूनन अपराध है। लेकिन शराब माफिया को न तो कानून का डर है, न ही कार्रवाई का। नए साल का जश्न मनाने के लिए बेखौफ शराब तस्कर यूपी से शराब की तस्करी कर रहे थे। कोई कड़ाके की ठंड में शराब की बोतलों का जैकेट ही बनाकर पहन लिया, तो कोई अपनी बाइक की डिक्की में तहखाना बनाकर शराब छिपाकर ले जा रहा था। लेकिन कुचायकोट थाने की पुलिस ने इनके मंसूबे को नाकाम कर दिया। लगातार पुलिस के चेकिंग के तरीकों को देखते हुए जो शराब के व्यापारी उन्होंने अपना तरीका बदला है। यह एक एकदम नए तरीके का शराब तस्करों ने इजाद किया है, लेकिन पुलिस ने इसको भी पकड़ा है और ऐसे जितने भी तस्करी के नए नए मामले तरीके तस्कर इजाद करेंगे पुलिस पकड़ेगी। अब जरा इन लग्जरी कारों को देखिए। लाखों की लग्जरी कार से शराब की तस्करी हो रही थी। घने कोहरे का फायदा उठाकर तस्कर यूपी के रास्ते शराब लेकर आ रहे थे। उत्पाद विभाग ने जब इनका पीछा किया तो भागने की कोशिश करने लगे और आगे जाकर दुर्घटना के शिकार भी हो गए। कार की सघनता से जब जांच की गई तो गुप्त खाना मिला, जिसमें भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब रखी हुई थी। लगातार जो छापामारी हो रही है तो उसमें तस्करी के नए नए वो लोग अपना उपाय ढूंढते रहते हैं। कोई मोटरसाइकिल के सीट के नीचे, कोई गाड़ी के बॉडी में, कोई आगे इंजन में, बहुत तरह से लोग शराब लाते हैं और एक्साइज की टीम जांच के दौरान उन सबको पकड़ी भी है। आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगा। सारण में हुई जहरीली शराब कांड में दर्जनों लोगों की मौत हो गई। कई परिवारों का घर उजड़ गया। वो खौफनाक मंजर आज भी हमारी जहन में है। बावजूद इसके शराब की तस्करी पर लगाम नहीं लग सका है। गोपालगंज के यूपी से सटे सीमावर्ती इलाकों में 6 चेक पोस्ट बनाए गए हैं।
जहां पर पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। उम्मीद है ऐसी ही कार्रवाइयों से शराब की तस्करी पर रोक लग पाएगी। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। दरअसल शराबबंदी के दौरान लगातार शराब की खेप बरामद हो रही है। लोग शराब पीने के लिए तस्करों का सहारा लेते हैं। शराब के जो तस्कर हैं वो लगातार अंग्रेजी शराब की खेप लाते हैं। सीमावर्ती राज्य उत्तर प्रदेश और झारखंड से शराब लाई जाती है। पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम बेहद सख्ती से काम कर रही है। समझने वाली बात है कि सारण कांड के बाद से शराब के तस्करों ने तरीका बदल दिया। गाड़ियों में खुफिया तहखाना बनाकर शराब की खेप लाते हैं। बाइक में भी शंका नहीं किए जाने वाली जगहों का इस्तेमाल किया जाता है और इन सब के बीच पुलिस के साथ ही उत्पाद विभाग मुस्तैदी से काम कर रहा है। राज्यों की सीमा पर बने चेकपोस्ट पर जांच अभियान तेज कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में पिछले कुछ महीनों से वायु प्रदूषण की समस्या ने गंभीर रूप अख्तियार कर लिया। शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब पटना समेत राज्य के दूसरे जिलों में बढ़ता वायु प्रदूषण का स्तर चर्चा का विषय न बना हो। लेकिन क्या आपको पता है कि बिहार के बढ़ते वायु प्रदूषण के लिए यहां चल रहे हजारों हॉस्पिटल भी कम जिम्मेदार नहीं। राजधानी पटना समेत कई जिलों में बढ़ता वायु प्रदूषण चिंता का विषय बना हुआ है। वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर के कारणों पर लगातार मंथन किया जा रहा है। आम लोगों से अपील की जा रही है कि सरकार की ओर से निर्धारित निर्देशों का पालन किया जाए। लेकिन इन सब के बीच जो एक कड़वी सच्चाई सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। क्या आपको पता है कि बिहार के सरकारी और निजी अस्पताल भी प्रदूषण की बढ़ती गंभीर समस्या के लिए जिम्मेदार कम नहीं है। न्यूज़ 18 ने कई अस्पतालों का जायजा लिया तो कैमरे में खतरनाक सच्चाई कैद हुई। बिहार के अस्पतालों में मेडिकल वेस्टेज जमीन पर यूं ही बहाया जा रहा है। बायो मेडिकल वेस्ट नष्ट करने के लिए अस्पतालों में कोई व्यवस्था नहीं है। चौंकाने वाली बात तो ये कि 6 जिलों में 1800 से ज्यादा अस्पतालों में मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ही नहीं है। वेस्ट डिस्पोजल नहीं होने से वायु प्रदूषण को बढ़ावा मिल रहा है। न्यूज़ 18 के सवाल पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के चेयरमैन इसे बहुत बड़ी लापरवाही मानते हैं। 1800 हॉस्पिटल को मैंने नोटिस भेजा है जो वायलेटर्स हैं, और ये केवल 6 डिस्ट्रिक्ट में अभी पूरा हुआ है। पूरे बिहार के हर एक 38 डिस्ट्रिक्ट का हम लोग सर्वे करा रहे हैं और हर एक हॉस्पिटल को ये नोटिस दे रहे हैं कि आप इतने समय के अंदर में ईटीपी लगा लीजिए, नहीं तो आपके संस्था को बंद कर दिया जाएगा। बिजली विभाग को रिक्वेस्ट करके आपका बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा। पर्यावरण से जुड़े मामलों पर काम कर रहे पटना हाईकोर्ट के वकील भी मानते हैं कि इस मामले में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी कम लापरवाह नहीं। दरअसल बायोमेडिकल वेस्ट नष्ट करने को लेकर बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जरूरत है, जो प्रदूषण बोर्ड की ओर से नहीं किया जाता। रिसाइकिल है उसको वेस्ट को वो डिस्पोज करते हैं ताकि पोल्यूटेड जो भी केमिकल्स और वाटर है वो वहाँ से बाहर नहीं जाए, वो उतने ही में वो डिस्पोज है। उसके लिए एक एजेंसी होती है, जिस एजेंसी से इनको टाई अप करना होता है और हॉस्पिटल को रखना ही रखना है। लेकिन अभी जब मैंने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से मांगा तो उन्होंने सीधे जवाब दिया कि इसका आंकड़ा संकलित रूप में हमारे पास संधारित नहीं है। हाउ इज इट पॉसिबल? बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है भाई, आप ही को कंट्रोल करना, आपके पास संकलित नहीं है आंकड़ा। वैसे पर्यावरण प्रदूषण से जूझते बिहार के लिए अस्पतालों के स्तर पर बरती जा रही लापरवाही बेहद चिंताजनक है। फाइलों पर ही नहीं, जरूरत है धरातल पर भी कुछ करने की, ताकि बायोमेडिकल रिसर्च वेस्टेज को नष्ट किया जा सके और लोगों को शुद्ध और स्वच्छ वातावरण मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट।